नाज़रीन, आपको बताएं कि बिहार की 243 असेंबली की बकिया 172 में से 94 सीटों पर दूसरे मरहले के लिए आज वोटिंग है। सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। 17 अजला में वोटिंग हो रही है और इनमें खास हैं पटना, भागलपुर, नालंदा, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरक़ी चंपारण, मगरबी चंपारण। आपको बताएं कि दूसरे मरहले में कुल 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो रहा है। इस मरहले में मर्द उम्मीदवारों की तादाद 1316 है और ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद 146 है। 41,362 पोलिंग मराकज़ पर ये वोट डाले जा रहे हैं। 2,86,11,164 वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मरहले में महाराजगंज असेंबली हलके में सबसे ज़्यादा 27 उम्मीदवार हैं। द्रोली में सबसे कम यानी 4 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। और नाज़रीन, आइए सीधे अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे साथी अबू हुरैरा के पास, जो कि इस वक्त मैजिक बॉल के साथ मौजूद हैं। हुरैरा, सीधे आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल हिना, बहुत शुक्रिया। बिहार इंतखाबात के तहत दूसरे मरहले के तहत आज इंतखाबात हो रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे की पोलिंग हो चुकी है और जिस तरह से कोरोना का डर लग रहा था कि कोरोना में आवाम निकलेंगे नहीं, लोग निकलेंगे नहीं पोल करने के लिए, लेकिन बिहार के लोगों ने एक तरह से ये वाजे कर दिया कि कोरोना का डर अपनी जगह है, लेकिन जमहूरियत को जब मजबूत करने की बात हो तो बिहार के लोग पीछे नहीं रहते। और आज फिर हम देख रहे हैं कि पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। खैर, बात हम मैजिक वॉल की कर रहे हैं तो मैजिक वॉल वाकई में बहुत जादुई एक तरह से ये वॉल है, जो आपको पिछले जो आंकड़े हैं उसके बारे में भी बताएंगे। इस बार क्या कुछ चुनाव की तस्वीर रहने वाली है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बहुत मुख्तसर में हम 2015 की तस्वीर को देख लेते हैं कि क्या कुछ मंजरनामा 2015 में रहा था। हालांकि 2015 की अगर हम बात करते हैं तो 2015 के मुकाबले में 2020 में तस्वीर बहुत बदली हुई है। 2015 में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी अजीम इत्तेहाद का हिस्सा थे। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसके 1 साल और 1.5 साल के बाद तस्वीर बदल गई थी बिहार में। लेकिन 2020 आते आते बहुत कुछ बदल चुका है। लालू यादव इस चुनाव से बिल्कुल अपनी सेहत को लेकर और जेल में होने की वजह से वो एक तरह से चुनाव से बाहर हैं। तो वहीं पर एनडीए और अजीम इत्तेहाद के दरमियान ये सीधा मुकाबला माना जा रहा है। 2015 की अगर हम बात करते हैं तो मैजिक वॉल पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से एनडीए के खाते में 125 सीटें 2015 में गई थी। महागठबंधन यानी अजीम इत्तेहाद, कांग्रेस और आरजेडी और जो छोटी मोटी पार्टियां थी उनके खाते में 110 सीटें गई थी और अदर्स के खाते में 6 सीटें और एलजेपी को 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2020 में बहुत कुछ बदल चुका है। क्या तस्वीर 2020 की भी इसी तरह की रहेगी या जो नतीजे होंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे, इसी में हम समझेंगे। लेकिन बहुत जल्दी मैजिक वॉल के जरिए सेकंड जो मरहला है, दूसरा जो मरहला है, इसमें क्या कुछ अलग है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरे मरहले की अगर हम बात करें तो दूसरे मरहले में ये आप देख सकते हैं कि बिहार के जो दरमियानी इलाके हैं, 94 जो सीटें हैं, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस नक्शे पर किस तरह से चीजें उभर कर सामने आई हैं। और अगर दूसरे मरहले की 2015 की हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीए के लिए बहुत शानदार दूसरा मरहला रहा था। एनडीए के खाते में 50 सीटें गई थी। 2015 की हम बात कर रहे हैं, जी हां, 2015 की बात कर रहे हैं, जहां पर एनडीए के खाते में आप देखिए 50 सीटें गई थी। अजीम इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं, महागठबंधन यानी कि बात हम करते हैं आरजेडी और कांग्रेस और दूसरे इत्तेहाद की, तो उनके खाते में 41 सीटें गई थी, यानी 9 सीटों का फर्क था। दूसरे मरहले की हम 2015 की बात कर रहा हूं। इसी तरह से एलजेपी के खाते में 2 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन अगर वोट शेयर की हम बात करते हैं, वोटिंग परसेंटेज की हम बात करते हैं, तो एनडीए के खाते में 45.23%। जूम करके हम आपसे कहेंगे कि इस चीज को आप दिखाएं, ये बहुत अहम हो जाता है कि वोटिंग शेयर जो था वो 45.230% एनडीए के खाते में गया था। महागठबंधन अजीम इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं तो उसके हक में 29.27% वोट गए थे 2015 में। अदर्स की बात करें तो 6.68% और
माफ कीजिए, आदर्श के खाते में 19.02%, यानी अगर आदर्श को और अजीम इत्तेहाद के वोट शेयर को मिला देते हैं तो ये एनडीए से काफी ज्यादा हो जाता। तो ये एक आंकड़ा देखना बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम सीट शेयर की बात करते हैं तो एनडीए के लिए दूसरा मरहला बहुत अहम है। कुल 94 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं और इनमें से 50 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। क्या 2015 का जो नतीजा रहा था एनडीए उसी तरह से या उससे अच्छा इस बार उसकी कारकर्दगी रहेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। इसके अलावा अजीम इत्तेहाद जो लगातार आज हमने देखा कि जिस तरह से राबड़ी देवी ने दावा किया कि दूसरा मरहला भी पहले मरहले की तरह अजीम इत्तेहाद के लिए बहुत शानदार रहेगा। तेजस्वी यादव लगातार कहीं ना कहीं दावे करते रहे, तो इनके दावे के हिसाब से सीटें आएंगी या 2015 में जिस तरह के नतीजे रहे थे उस तरह की सीटें आएंगी, यह देखना भी बहुत अहम हो जाता है। खैर, ये तो दूसरे मरहले की बात है। इसमें अगर कुछ और आंकड़ों की हम बात करें, कुछ और रिकॉर्ड्स की तरफ हम चलें और बात करें, तो दूसरे मरहले में सबसे अहम ये हो जाता है कि दूसरे मरहले में मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया है, जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है और मुसलमानों की जहां पर तादाद ज्यादा है, इतनी तादाद की मुसलमान किसी भी पार्टी को हरा या जिता सकते हैं, इस हैसियत में है। तो ऐसी कुल सीटें जो हम यहां पर मैजिक वॉल के जरिए देख पा रहे हैं, ऐसी कुल सीटें दूसरे मरहले में 15 सीटें हैं। जी हां, 15 सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर्स 15 सीटों पर यहां पर अक्सरियत में है। जी हां, लेकिन अब 2015 में अगर इन अजला की हम बात करें, इन असेंबली हलकों की बात करें जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा थी, तो बहुत दिलचस्प ये आंकड़ा भी है। हम आपको समझाते हैं कि एनडीए के खाते में 7 सीटें गई थी। मुस्लिम जो अक्सरियती इलाके हैं उसमें एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद को 7 सीटें मिली थी। इसी तरह से अजीम इत्तेहाद की बात करें तो उसके खाते में भी 7 सीटें गई थी और आदर्श के खाते में 1 सीट। यानी मुस्लिम अक्सरियती इलाके की जब बात की जाती है तो यह माना जाता है कि अजीम इत्तेहाद के हक में उसका झुकाव रहता है। लेकिन आप देखिए कि एनडीए के खाते में 7 सीटें गई थी, यानी जेडीयू की तरफ एक तरह से झुकाव मुस्लिम अक्सरियत का रहा था। अब इस बार क्या कुछ रुझान है, क्योंकि 2015 के मुकाबले में 2019 के इंतखाबात की हम बात करते हैं तो अब एमआईएम भी वहां पर कूद चुके हैं और एमआईएम का अपना एक गठबंधन है, एक इत्तेहाद है जिसके तहत ये इंतखाबात लड़े जा रहे हैं। तो क्या 2015 से बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है? और खासतौर से जिस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज हैं, जो हल्के हैं, क्या ये कुछ इस बार अलग करने जा रहे हैं? ये अजीम इत्तेहाद के हक में वोट करेंगे या फिर एमआईएम और आरएलएसपी का जो एक इत्तेहाद बना है उसके हक में वोट करेंगे, या अभी भी बिहार के जो मुसलमान हैं वो एनडीए के साथ और नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद करेंगे? ये देखना बहुत अहम होगा। तो 94 सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर्स का एक तरह से दबदबा है और किसी के हक में भी ये फैसला कर सकते हैं। तो ये फैक्टर भी एक तरह से बहुत अहम हो जाता है। इसी तरह से दूसरे मरहले की अगर हम बात करें और दूसरे मरहले में कुछ, जी हां, जेडीयू की अगर हम बात करें कि दूसरे मरहले में जेडीयू का दबदबा किन किन सीटों पर रहा था, तो आप देखिए 2015 में जेडीयू का जिन सीटों पर दबदबा रहा था, आप देखिए कि एनडीए में तकरीबन एनडीए कि 28 सीटों पर उसका दबदबा रहा था दूसरे मरहले में 2015 में। महागठबंधन अजीम इत्तेहाद की बात करें तो 14 सीटों पर उसका दबदबा 2015 में रहा था। लेकिन क्या इस बार तस्वीर बदलने जा रही है? क्या इस बार नतीजे मुख्तलिफ होंगे? क्या इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे? ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस बार चुनाव 2015 के मुकाबले में बिहार के चुनाव बहुत मुख्तसर हैं। क्या जो कुछ मैजिक वॉल पर हम देख पा रहे हैं, 243 सीटों में से 43 सीटें ऐसी थी जहां पर एनडीए ने बढ़त बनाई थी दूसरे मरहले में और इसी तरह से महागठबंधन ने 14 सीटों पर एक तरह से बढ़त बनाई थी। तो ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो इस बार किसी भी पार्टी का खेल बना सकते हैं या किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 243 सीटों पर इंतखाबात होने, और ख़ासतौर से अगर हम बात दूसरे मरहले की कर रहे हैं तो दूसरे मरहले में हमें ये याद रखना चाहिए कि दूसरे मरहले में 2015 की तरह इस बार भी 94 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। एनडीए का दबदबा रहा था, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एनडीए का दबदबा रहा था। एनडीए के खाते में 50 सीटें गई थी 2015 में। जी हाँ, 50 स्कोर की थी एनडीए ने 2015 में। इस बार तेजस्वी यादव, क्योंकि वो एक अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीटें दूसरे मरहले में महागठबंधन की और अजीम इत्तेहाद की आएंगी। तो क्या ये तस्वीर 2020 में बदलने जा रही? जी हाँ, इस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं।
क्या ये तस्वीर 2020 में बदलने जा रही है? क्योंकि 2015 में 50 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और अजीम इत्तेहाद यानी आरजेडी, कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियों का इत्तेहाद है उसके खाते में 41 सीटें। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन क्या ये फर्क इस बार अजीम इत्तेहाद पार्ट पाने में कामयाब होगा? क्या तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जो दावे कर रहे हैं, अजीम इत्तेहाद जो दावे कर रहे हैं, क्या उनके दावों में कितना दम है? ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दूसरा मरहला तमाम पार्टियों के लिए बहुत अहम कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि सबके सामने इस बार मुकाबला बहुत टफ है और बहुत करीबी इस बार मुकाबला देखा जा रहा है। जिस तरह से लीडरों ने, उम्मीदवारों ने मेहनत की है, तो दूसरे मरहले में ये तस्वीर बहुत अहम हो जाएगी कि एनडीए 50 से ज्यादा सीटें लाती है, 50 सीटें लाती है या फिर 50 से कम। और इसी तरह से अजीम इत्तेहाद क्या 2015 का जो नतीजा था उसी पर रहता है या फिर 2015 के नतीजे से आगे निकलता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। सीधे आपको स्टूडियो में लिए चलते हिना के पास। जी जी, तो बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी के लीडर फजल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिन्हा साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। फजल साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि इस बार 2015 और के दूसरे मरहले की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए के लिए बहुत शानदार रहा था, लेकिन इस बार आरजेडी के दावे जो हैं उनमें उस पर किस तरह से यकीन किया जाए, क्योंकि 9 सीटों का फर्क था अजीम इत्तेहाद की अगर हम बात करें और एनडीए की अगर बात करें। फजल साहब। हेलो। जी जी फजल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं एक तो मैं इस बात की पहले वजाहत कर दूं कि मैं आरजेडी से नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हूं। जी 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 बिल्कुल। तो एक तो अबू हुरैरा साहब की रिपोर्ट में थोड़ी सी मुझे समझने में ये हुई है कि वो उन्होंने अजीम इत्तेहाद और एनडीए की बात की, तो 2015 में एनडीए में जेडीयू शामिल नहीं थे, वो एनडीए का हिस्सा नहीं था 2015 में। नहीं, मैंने शुरू में जी बिल्कुल, मैंने शुरू में इस बात की वजाहत कर दी थी कि साल 1.5 साल तक वो एक तरह से रहे थे, चुनाव मिलकर लड़े थे, ये चीज मैंने वाजे कर दी। हाँ, जी, चुनाव मिलकर लड़े थे और इसलिए 50 सीट। थोड़ा सा मुझे इस मामले को लेकर थोड़ा सा एक चीज तो है कि उन्होंने कम से कम एआईएमआईएम और आरएलएसपी का जिक्र किया। हाँ। और हम लोग मुकाबले को दिलचस्प बना रहे, इसमें कहीं कोई है, लेकिन ये है कि ये चुनाव जिस तरीके से इस बार 94 सीटों पे अभी जो दूसरे मरहले की वोटिंग हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि इस बार बदलाव की सुगबुगाहट भी, और पिछली 15 साल और 15 साल की सरकार के से अलग बिहार के अवाम उन दोनों सरकारों को देख चुकी है। उन दोनों सरकारों में बिहार का कितना विकास हुआ। अशोक सिन्हा जी ने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कही थी, मुझे लगता है कि आधा अधूरा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए लोगों को, आधा अधूरा ज्ञान बांटने से। ठीक है फजल इमाम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो इशू आपने छेड़ा इस पर भी हम बात करेंगे। मैं सिन्हा साहब के पास जाना चाहूंगा, बीजेपी से जुड़े हुए। सिन्हा साहब, जो बात यहां पर फजल इमाम साहब कर रहे हैं कि इस बार बदलाव लोगों में देखने को मिल रहा है और लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या कुछ दूसरे मरहले में, पहले मरहले का जिस तरह से जो लोगों में एक उत्साह देखा गया, जोशो खरोश देखा गया, अब दूसरे मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? आप लोगों का क्या कुछ अनुमान है, क्या कुछ सोच है आप लोगों की? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यही माहौल विपक्ष करीब करीब 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव के भी वक्त किया था जी। एक ही हुआ है कि 2017 के बाद जो हमारा मुख्य विपक्षी है आरजेडी, उसने अपने जो बेस वोट है, कोर वोट है, उसको इतना किया है कि बहुत एग्रेसिव बनाया है। एग्रेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ हेटिंग नीतीश कुमार। और वो एग्रेशन जो है, वो एग्रेशन हर जगह पे दिखाई पड़ता है। 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव में भी दिखता था और वही एग्रेशन आज भी दिख रहा है। लेकिन ये शायद वो भूल जाते हैं, या मीडिया में मुझे लगता है कि इसको अप्रिशिएट करने में कुछ जल्दीबाजी करता है कि जिस तरह का एग्रेशन आप दिखाते हैं, आपका काउंटर एग्रेशन, काउंटर पोलराइजेशन भी उतना ही तेजी से होता है जो साइलेंट है। आपका एग्रेशन जो है वो विजिबल है, और दूसरा जो एग्रेशन है, काउंटर एग्रेशन, वो साइलेंट है। और जिसका जो परिलक्षित होता है, जैसे 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव में वो दिखाई पड़ गया कि साइलेंट एग्रेशन किस तरह का था।
काउंटर पोलराइजेशन किस तरह का था। मैं समझता हूं कि जो हमारे एनडीए में है, बीजेपी से मैं हूं, बीजेपी में जो हमारे लीडरान ये एनालाइज कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट ले लेकर अपने कार्यकर्ताओं से, तो मुझे लगता है, और ये अनुमान ही नहीं, मैं समझता हूं कि ये कंफर्म हमारा लीडरशिप ये सोच रहा है कि 94 सीट से में 80 सीट्स पे एनडीए होगा और तीसरे लेकिन अशोक सिन्हा जी इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है। अशोक सिन्हा जी इस बार बदला हुआ है, एलजेपी आपके साथ नहीं है, आरएलएसपी आपके साथ नहीं है, तो बहुत कुछ बदला हुआ है इस बार। जो आप दावे कर रहे हैं तो उसमें जो बदलाव हैं, जो चीजें इस बार कुछ हटकर हैं 2015 से, उन्हें भी आप देखिए। मैं ये बता रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं कि 2015 नहीं 2019 की मैं कर रहा था। खैर एनीवे 2015 की बात आप कर रहे हैं, तो 2015 में नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं थे, लेकिन जो एलजेपी या आरएलएसपी से बड़ा जो ताकत है वो नीतीश कुमार भी हमारे साथ हैं, जिनके 15-16% वोट हैं। तो हमारे वोट में अगर नीतीश कुमार के वोट को मिला दीजिए तो ऑल द वे एनडीए। इसलिए और आरएलएसपी और एलजेपी जो हटा है हमसे, तो वो कोई विपक्षी खेमे में नहीं गया, वो एक अलग उनका खेमा है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि जो हमारे सेकंड हैं ओपोनेंट, उनके साथ कोई बढ़ोतरी हुई है, उनका ह्रास हुआ है। और हम कंफर्म है कि 94 सीट्स में, दिस इज माय कंजर्वेटिव असेसमेंट, कि 80 सीट्स एनडीए को आएगा। नहीं, दूसरी तरफ तो तेजस्वी भी दावे कर रहे हैं, राबड़ी देवी दावे कर रही हैं, आरजेडी दावे कर रही है। दावे और भी हैं, दावे से तो कुछ नहीं चलता है ना। आप ग्राउंड पे हैं, आप तो ग्राउंड पे हैं, मीडिया तो ग्राउंड पे है, वो तो परसेप्शन क्रिएट करना। ठीक है फजल इमाम साहब, इन दावों में कितना दम है? अशोक सिन्हा जी जो बात कर रहे हैं 80 सीटों का दावा कर रहे हैं, 94 में से 80 सीटों पर दावे कर रहे हैं अशोक सिन्हा जी। तो उसको थोड़ा ठीक करवा दे। लेकिन फिर भी अशोक सिन्हा जी ने जो बात कही है, वो गालिब का एक शेर है कि दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जाहिर है कि अशोक सिन्हा जी अब दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे लिखी इबारत से उनकी परेशानी झलक रही है। उनके चेहरे को देख लीजिए, उनके दावे को खुद, उनका चेहरा जो जिसको जो मेरे मुझसे थोड़ा आपका पंजाबी कुछ पैच कर गया है। ओके ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लग रहा है। फजल इमाम साहब को उसे टेक्निकल देख लें। मैं अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, 2015 की अगर बात कर रहे हैं आप, हालांकि 2019 पर जोर दे रहे हैं, लेकिन 2015 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2015 में एनडीए की 50 सीटें रही थी और नीतीश कुमार भी आपके साथ नहीं थे। इस बार क्या वाकई में तस्वीर इससे भी शानदार होगी एनडीए के लिए? निश्चित, मैं ये आपको एश्योर कर रहा हूं विदाउट फियर ऑफ बीइंग कंट्राडिक्टेड, हम इस बार 80 सीट एनडीए लाएगी और आप भी रहेंगे 10 तारीख को, हम भी रहेंगे। बिल्कुल, आपको ये लग जाएगा कि एक ग्राउंड पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कार्यकर्ताओं से या कैडर से चलते हैं। हम लोगों का असेसमेंट है, ग्राउंड रिपोर्ट है कि 80 सीट कम से कम एनडीए के खाते में आ रही है। ये दिस इज, मैं कह दिया ना, विदाउट फियर ऑफ बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड, मैं ये दावा कर सकता हूं कि एनडीए को 80 सीट, दिस इज कंजर्वेटिव असेसमेंट। ठीक है अशोक सिन्हा जी, पीएम मोदी भी लगातार और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो भी लगातार बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। वजीर आजम साहब खासतौर से इस मुद्दे पर खूब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एडीआर की आप रिपोर्ट देख लीजिए और सेकंड फेज की आप इसी की बात कर लीजिए, तो इसमें सबसे ज्यादा दागी जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी और आरजेडी के हैं। तो किस जंगल राज की बात की जा रही है? जब दागी उम्मीदवारों को, सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवारों को आप उतार रहे हैं, तो जंगल राज लाएगा कौन? कैसे खत्म होगा जंगल राज? देखिए, मैं ये आपको अंतर समझना पड़ेगा। हम इसे जरा सा भी अस्वीकार नहीं कर रहे हैं कि दागी उम्मीदवार सब में है, हर में है, कोई किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि किस लेवल का अगर कोई दागी है कि जिसपे
कोड के वायलेशन के लिए हो गया, वो भी तो दागी हो गया। आपको अंतर पता चलाना होगा। एक दूसरा, आप देखिए कि पार्टी स्पॉन्सर्ड क्राइम या क्रिमिनल कहां पे है? पार्टी स्पॉन्सर्ड, जैसे कि आरजेडी के राज में कहा जाता था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। अगर आप क्राइम कर देते हैं तो क्राइम अब कहां कम है? आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। क्राइम अब कहां कम है अशोक सिन्हा जी? अभी भी आप ग्राफ देखिए तो कहां पर है? मैं यही बता रहा हूं। नहीं, अभी तो एनसीआरबी के जो ग्राफ आए हैं उसमें बिहार 23वें नंबर पे है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब क्राइम का जो आर्काइक रूप था, वो आर्काइक रूप सपोर्ट किया जाता है कुछ एक लोगों से कम मेरी पार्टी क्राइम के उस आर्काइक रूप को कभी सपोर्ट नहीं करती है। ये बहुत ट्रांसपेरेंसी से चलती है। 36% उम्मीदवार दागी हैं। 36% नहीं 36% बीजेपी के उम्मीदवार दागी हैं। सिर्फ सेकंड फेज की हम बात कर रहे हैं। हाँ, 243 सीटों की बात नहीं, सिर्फ 94 सीटों की हम बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं। नहीं तो कैसे आप कह रहे हैं ना कि सपोर्ट नहीं करते? मैं बात कर रहा हूं कि दागी का नहीं दागी का आप एक डिसेंसी का भी तो पैमाना होता है, आप क्राइम का भी तो पैमाना होता है। मैंने कहा ठीक है फजल इमाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है बात हो गई मेरे ख्याल से। मैं फजल इमाम साहब आपके पास आ रहा हूं। फजल इमाम साहब, जंगल राज की बिहार में तो खूब बात होती है, लेकिन आप देखिए दूसरे मरहले की अगर हम बात करें 94 सीटों पर सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार आरजेडी और बीजेपी के हैं, और यही दोनों लोग जंगल राज की बात करते हैं। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो बहुत अशोक सिन्हा जी को भी पता नहीं, पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ी सी सच को स्वीकारने में उनको कोई क्यों पसोपेश है। 34 बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर में घिनौनी वारदात होती है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार के संरक्षण में वहाँ बच्चियों के साथ यौन शोषण बच्चियों का हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सृजन घोटाला होता है और ये कह रहे हैं कि हम अपराध को संरक्षण नहीं देते। ये सिर्फ 2-3 घटनाएं बता रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में जब ये सरकार में शामिल थे 2012 में, एक और मुजफ्फरपुर में नवारुना नाम की बच्ची को रात में उसके घर से उठा लिया जाता है। आज तक पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाई कि वो बच्ची का क्या हुआ। 2500 ऐसी घटना बता सकता हूँ, सैकड़ों। इन 15 सालों में क्या हुआ। अशोक जी को एक बार अपना भी मुबाहसा करना चाहिए, अपने अंदर भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए, झांक कर देखना चाहिए। बिल्कुल उनको झांक के देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा यह है कि सरकार के संरक्षण में मुजफ्फरपुर में घिनौनी वारदात हुई, अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात, और किस मुंह से ये कह रहे हैं। और दूसरी चीज और ये बता रहा हूँ, 2017-18 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, मुख्यमंत्री बिहार के वजीर आला पे शोध चोरी का आरोप लगा। जेडीयू के एक सज्जन ने शोध चोरी का आरोप लगा और वो उसमें 20,000 का उनपे कन्विक्शन हुआ। बिल्कुल, यानी हालात बदले नहीं हैं। हालात जो है बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं। और जिस जंगल राज की बात की जा रही है इसमें, जी अशोक सिन्हा जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जी मैं दोनों चीज बहुत मुख्तसर, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी फजल साहब का पहला चीज, पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में इन्होंने जो कहा, क्या तो किसी ने किताब लिखा था और किताब के उद्घाटन पे ये टेक्निकल पॉइंट था कि अगर आप किताब का विमोचन कर देते हैं तो आप पे भी इसका इल्जाम लग गया, शेयर्ड हो गया। एक दूसरा, आप एक चीज बताइए, फजल साहब पता नहीं कहां से ये कौन सा रिपोर्ट, चलिए ठीक है, इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। आगे हम बात करते रहेंगे कि जंगल राज की बात हो रही, लेकिन ये जंगल राज खत्म कैसे होगा? आरजेडी, बीजेपी या दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो सबने कहीं ना कहीं दागी उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार एक तरह से बनाया, मैदान में उतारा है। इसी पर हम और बात करेंगे, मैजिक वॉल के जरिए कुछ और फैक्टर पर हम बात करेंगे। सीधे स्टूडियो वापस चलते हैं। तो ये थे मेरे साथी अबू हुरैरा जो आपको तमाम तफसीलात दे रहे थे। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे पूरी कवरेज के साथ।